नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। और इस सब्जेक्ट के कोड की बात करूं तो एसजी इकॉन 211 है। हमेशा जब भी आप पढ़ो तो पहली चीज आपको देखनी है सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट का टाइटल। अगर पूरी चीजें मैच हो रही है तभी यूनिवर्सिटी में आपको जो गेस पेपर है तब आपको मानना है। और सभी यूनिवर्सिटी के तहत आपको ये गेस पेपर रहने वाला है और एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और नेक्स्ट दिन आप जब भी एग्जाम देने जाओ, ठीक है, जैसे एग्जाम देने जाओगे इस सब्जेक्ट का, उसके बाद में इसमें से कितने क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। और 100% मैं कहता हूं कि 10-20% का कभी कभी घुमा देता है पेपर, या तो 100% मिलेगा या 10-20% थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी एज इट इज ऐसे के ऐसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में थोड़ी चीजें मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। इस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है, गेस्ट पेपर की पीडीएफ, आप बीएससी एसजी कोर्सेस में जाओगे तो वहां पर जाकर आपको एक फोल्डर मिलेगा गेस्ट पेपर और गेस्ट पेपर सॉल्यूशन के नाम से, वहां पर आपको ये चीजें मिलने वाली है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है इनका साथ में सॉल्यूशन भी रहने वाला है, सॉल्यूशन की भी बात करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में कोई आपका डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, आपको इसके अलावा क्या क्या चीजें मिल रही है, न्यू टाइप मिल रही है, न्यू टाइप का सॉल्यूशन मिल रहा है, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन, सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही है। इसके साथ में ही जो भी साथी इस वीडियो को फर्स्ट बार, नई बार देख रहे हैं या पहले से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन साथियों को चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, अपनी टीम को मोटिवेशन मिले और इसके साथ में ही आपको न्यू टाइप वगैरह, ओल्ड पेपर वगैरह और भी इस चीज में सुधार करें और भी चीजें लाएं, तो इसके लिए टीम को क्या करना, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है। अब बेटा अपन बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, और इसके गेस पेपर की तो अपन बात करने वाले हैं, मतलब परीक्षा से पहले ही अपन क्या करने वाले हैं, पेपर आउट करने वाले हैं, और एवरी यूनिवर्सिटी का करने वाले हैं, ऐसे नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी का करने वाले हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करेंगे साथियों कि जो अपने गेस पेपर है, जो अपने गेस पेपर है वो गेस पेपर आज अपने किसका रहने वाला है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का। ठीक है, यहां पर मैं एडिट करवा दूंगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कृषि वित्त या कृषि ऋण बोल सकते हो, कृषि वित्त एंड सहयोग। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करें कि कोई भी कार्य करते हैं पैसों की आवश्यकता होती है, होती है कि नहीं होती है, कि सर बिल्कुल होती है। अब भाई साहब, कृषि में खेती करोगे तो कोई किस्म लगाओगे, कोई फसल लगाओगे, पैसों की आवश्यकता होगी। फसल में कोई भी इनपुट डालोगे, पैसों की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। इसी प्रकार से अपन बात करें तो तमाम जो भी कार्य करते हैं उनमें पैसों की आवश्यकता होती है। और भाई साहब, पहले के जमाने में क्या लेकर आते थे, कोई भी बढ़िया है, कोई भी साहूकार है, कोई भी रिश्तेदार है, उनसे अपन पैसे लेकर आते थे, या तो कोई चीज गिरवी रख कर, या फिर इस भरोसे कि आने वाला जो प्रोडक्शन है ना वो आपको दे देंगे, आपको बेच दे देंगे, और इसके साथ में आप हमारे को सामान दे दो, मतलब इनपुट दे दो। ठीक है, थोड़े पैसे उधार दे दो, हमारे को भी जो है मजदूर लगाने हैं, उनको पैसे देने हैं, तो आप मेरे को पैसे उधार दे दो। भाई साहब, पैसे भी उधार दे देता था, पर वो क्या करता है, वो शोषण करता है। शोषण किस प्रकार से, कि एक तो किसान वहां से पैसे ले आएगा, पैसे लाने के बाद में उसका ब्याज चलता रहेगा, ब्याज के साथ साथ में उसको वो फसल अच्छे भाव में, कहीं पर अच्छे भाव मिल रहे हो तो वो वहां नहीं बेच सकता, उसको वहां बेचेगा तो नेक्स्ट टाइम वो ऋण नहीं देगा, पैसे उधार नहीं देगा। अब भाई साहब, वो वहीं पर तो उस फसल को बेचे। ठीक है, एक तो वहां शोषण, भाव कम लगाएगा उसका। ठीक है, एक ब्याज अधिक ले लिया। ठीक है, और एक उसको कभी भी ऐसा फ्रीली नहीं कि अब तू जा सकता है, उसके कहीं ना कहीं उसको उस चंगुल में फंसाए रखेगा, उस संगुल में उसको फंसाए रखेगा। अब भाई सरकार ने कहीं ना कहीं देखा कि यही चीजें चली रहेगी, पहले के क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर यही चीजें चलती रहेगी तो कब ये किसान एक सक्षम बन पाएगा, कब किसान एक अच्छा प्रोडक्शन और खुद का जीवन स्तर कब सुधार पाएगा।
ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी महान क्रांतिकारी थे और उस टाइम की जो सरकार थी, उस सरकार ने सोचा क्यों ना किसानों को ऋण दिया जाए, सरकार हेल्प करे इनकी, ठीक है। तो इसके लिए नई नई किसकी स्कीम लाई गई, नई नई कमेटियां आई, उन कमेटियों ने सजेशन दिया और इसके साथ में ही नए नए आविष्कार शुरू हुए। मतलब इस फील्ड में डेवलपमेंट शुरू हुआ, बैंक आए, बैंक ऋण देने का कार्य किए, ठीक है। कोई बैंक आ गए तो उनको सरकार जबरदस्ती बोल रही है कि आप कृषि क्षेत्रों में विकास करो, ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या करो, विकास करो। तो बेटा ये कहीं ना कहीं इन चीजों पर क्या हुआ, इन चीजों पर जोर देने लगी सरकार, ठीक है। अब अपने एग्रीकल्चर में क्यों जरूरी होता है बेटा, कोई भी खेती करोगे उसमें इनपुट लाओगे तो इनपुट के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। अब पैसे चाहिए तो वो बैंकों से अभी मिलता है, अभी बैंकों से आप ले रहे हो, कहीं से भी कहीं पर भी जाते आप लोन ले सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है, ज्यादा शोषण भी नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं सरल हुई है अपने एग्रीकल्चरल फाइनेंस के द्वारा, कृषि वित्त के द्वारा, ठीक है। और ये कृषि वित्त अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मिलता है और ये अलग अलग संस्थाओं के स्टडी इस अपन सब्जेक्ट में करते हैं। एक आता है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि आपस में मिलकर कार्य करना, आपस में मिलकर कार्य करना, उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो अपनी फाइनेंस वाली जो सब्जेक्ट है उसमें डेफिनेशन कहां कहां से आ सकती है। नाफेड जो कि संस्थान है वहां से पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस कृषि वित्त वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रेडिट या ऋण, कॉरपोरेशन इसके साथ में ही अपन बात करें तो नेटवर्थ, इनसे क्या पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके साथ में डिफरेंस, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ में एसेट्स, एसेट्स और इसके साथ में लाइबिलिटीज, इसको देयताएं बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपत्ति। क्या बोलते हैं बेटा, संपत्ति। सारी चीजें हिंदी में ही समझाने वाला हूं, घबराना मत कि सर ये इंग्लिश में, सारी चीजें हिंदी में और बहुत दैनिक दिनचर्या में काम में आने वाली है, क्योंकि लोन आप भी लेते हो, हम भी लेते हैं और इसके साथ में ये सारी चीजें हम भी करते हैं, कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में भी अपने को देखने को मिलती है। तो सारी चीजें आपको रिलेट करके समझाएंगे। शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक तो सिंगल विंडो सिस्टम सिलेबस में नहीं है, पर ये एक ऐसे मान सकते हैं कि करंट का टॉपिक है और ये पूछा गया था, ठीक है, और पूछा भी जा सकता है। इसके साथ में ये अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मतलब अपने को किसका इंपॉर्टेंस बताना है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस का बताना है। किसका बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। थ्री टायर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेटिव क्रेडिट, इसके बारे में अपने को बताना है, ठीक है। थ्री टायर सिस्टम और जो कॉर्पोरेटिव के द्वारा अपने को, जो सोसाइटीज वगैरह के द्वारा अपने को क्या मिलता है, ऋण मिलता है सोसाइटी वगैरह के द्वारा, तो उसके बारे में अपने को कहीं ना कहीं पढ़ना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लॉन्ग टाइप, जो सेकंड है उसके क्वेश्चन लॉन्ग टाइम फर्स्ट के देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टाइम फर्स्ट के देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट, मतलब अपने को कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट के बारे में अपने को बताना है कि सहकारी जो आंदोलन थे उनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। रीपेमेंट प्लान्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स, किसी ने अगर ओल्ड पेपर्स में देखा होगा तो मैंने बताया था ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके साथ में ही क्रेडिट एनालिसिस जो कि 3C आप उसको मुख्यतः बोलते हो, वो वाला आ जाएगा। इसके साथ में ही अपने आता है लॉन्ग टाइप सेकंड। लॉन्ग टाइप सेकंड में सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि अपने को कमेंट्स मतलब टिप्पणी करनी है क्रॉप इंश्योरेंस पर, आरबीआई पर, इसके साथ में नाबार्ड, आरआरबी, केसीसी, लीड बैंक, और फिर बताना है राष्ट्रीयकरण ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक थे उनका जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ था या नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके साथ में ही क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, मतलब जो ऋण है उस ऋण को अपने को कहीं ना कहीं क्या करना है, क्लासिफाई या उसका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। क्या करना है साथियों, उसका वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले देखिएगा सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, शुद्ध संपत्ति। इसमें कोई भी व्यक्ति है, जैसे एक मैं हूं, एक कोई संगठन है जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस है, ठीक है, और उसकी कुल संपत्ति में से उसकी देनदारियां घटा देते हैं, उसकी कुल संपत्ति में से देनदारियां घटा देते हैं। जैसे कोई भी ऐसी संस्था है उसके पास में 50 लाख रुपए है, ठीक है, अब 50 लाख में से उसका जो है 30 लाख का ऋण लिया हुआ है,
30 लाख का ऋण लिया हुआ है, और तो उसकी जो नेटवर्थ बचेगी वो कितनी बचेगी, 20 लाख बचेगी। कितनी बचेगी साथियों, 20 लाख उसकी क्या बचेगी, नेटवर्थ बचेगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपने जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, उसकी कुल संपत्ति में से देनदारियों को, मतलब जो देना है आपको, जो आपने उधार लिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, घटाना है। दैट इज नेटवर्थ। क्या आ जाएगी, नेटवर्थ। जैसे आपके पास में जेब में 50 रुपए है, अब 50 रुपए में से आपको कितने देने हैं, आपको 20 रुपए किसी से लिए हुए हैं, तो 20 रुपए उसको दोगे तो नेटवर्थ आपकी कितनी बची, 30 रुपए, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। अब इसके बाद में अपने आता है, ये वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है कि आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, आपकी बता देता है, जैसे मेरे पास में 10 रुपए है, अब 10 रुपए में 8 रुपए कोई मांग रहा है मेरे से, ठीक है, तो मेरी वित्तीय स्थिति बता देता है कि इसके पास में 2 ही रुपए है, 2 रुपए का ये क्या है, आदमी है। तो बेटा ये वित्तीय स्थिति बता देता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है कॉर्पोरेशन। क्या आता है, कॉर्पोरेशन, मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं खुद की इच्छा से किसी काम के लिए, और उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं। सहकारिता व्यक्तियों या संगठनों का स्वेच्छा से किसी सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत प्रकार की सोसाइटीज बनी होती है, 20 लोग हो गए, उसमें 20 लोग वहां पर 500 रुपए की महीने की किस्त रखते हैं, फिर किसी व्यक्ति को चाहिए होता है तो उसको क्या मिल जाता है, एक साथ में कुछ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेटिव बोलते हैं, मतलब सहकारिता, मतलब मिलकर किसी लक्ष्य के लिए कार्य करना। ऐसा ही एग्रीकल्चर में होता है, जैसे 10 लोग आपस में मिल गए, अपनी खेती को, अपनी खेत को मिला लिए और वहां पर खेती कर रहे हैं, तो उसको सहकारी खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, सहकारी खेती कर रहे हैं, मतलब वो मिलकर खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। कृषि में यह किसानों के द्वारा संसाधनों को साझा करके और उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने से संबंधित होता है। ये खेती के बारे में है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है क्रेडिट, ऋण या उधार। ऋण एक प्रकार की क्या है, सुविधा है, जिसमें धन, वस्तुओं और सेवाओं उधार ली जाती है। धन उधार लिया जाता है, वस्तुएं उधार ली जाती है, सेवाएं उधार ली जाती है, और भविष्य में भुगतान किया जाता है उनका। जैसे मैं आपसे कोई चीज उधार ले ली, जैसे आपके पास में एक नोटबुक है, वो नोटबुक बेटा मैंने आपसे उधार ले ली, मतलब ये भविष्य में मैं आपको दे दूंगा। आपसे मैंने 50 रुपए ले लिए, भविष्य में आपको दे दूंगा। या इसके साथ में आपके पास में कोई बाइक है, वो मैंने ले ली कि आपको भविष्य में दे दूंगा। दैट इज ऋण या क्रेडिट। ठीक है बेटा, वो क्या होता है, ऋण, मतलब कोई भी धन, वस्तु, सेवा आप उधार ले लेते हो और उसको भविष्य में आप भुगतान करने का वादा करते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट ऋण भाषा का शब्द है। क्रेडिट ऋण भाषा का शब्द है। कृषि में ऋण किसानों को बीज, उर्वरक और खरीदने और कटाई के बाद में भुगतान करने में क्या करता है, मदद करता है। कि पहले इनपुट खरीद लेगा, किसान के लिए क्रेडिट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ऋण इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कि वो उस टाइम क्या कर लेगा, इनपुट खरीद लेगा और बाद में कटाई के बाद में बेचकर उसका क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। दैट इज क्रेडिट। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। क्या आता है बेटा, एग्रीकल्चरल फाइनेंस है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, कृषि वित्त उन वित्तीय सेवाओं या फिर उत्पादों से संबंधित है जो कि कृषि गतिविधियों का समर्थन करते हैं। मतलब कृषि वित्त जो है वो उन वित्तीय सेवाओं और उत्पादों से संबंधित है जो कि कृषि गतिविधियों का क्या करता है, समर्थन करता है। मतलब जो भी एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज है उनका क्या करता है, मेनली समर्थन करता है। और इसमें किसानों के लिए ऋण, उधार और बीमा क्या होते हैं, शामिल होते हैं। बीमा क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं किसको मिलती है, किसानों को मिलती है। ऋण, उधार, बीमा हो जाता है। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस आपने सुना होगा, तो ये अपने एग्रीकल्चरल फाइनेंस में ही आता है। तो वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है नाफेड। क्या आता है बेटा, नाफेड। नाफेड की अगर बात करें तो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की संस्था है, एक प्रकार का संगठन है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ लिमिटेड। मतलब ये क्या करता है, एक तो विपणन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को किसान से, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर उपभोक्ता तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, उसमें हेल्प करता है। कौन, नाफेड।
कौन करता है साथियों? नाफेड करता है। ठीक है, इसमें देखो नाफेड एक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत क्या है, एक शीर्ष संगठन है और यह कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। मतलब ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग को क्या देता है, बढ़ावा देता है। और 1958 में इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखना डेट है, 1958 में नाफेड की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये अपने क्या है, नाफेड है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे क्यों, डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस है, एक तो बैलेंस शीट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट। हिंदी वाली को छोड़ देना क्योंकि आपको कभी कभी ये बैलेंस शीट इस प्रकार से भी दे देता है, बैलेंस शीट। ठीक है, और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीखो अब कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कि सर ओनली पास होना है, पास नहीं होना है बेटा। आगे आपको एग्जाम देनी है बहुत सारी, डब्ल्यू की देनी है, एफओ की देनी है, प्री पीजी की देनी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके बाद में आते हैं, ये क्या करता है, ये बैलेंस शीट क्या करता है, कोई भी समय है, मतलब कोई एक निश्चित समय है, उन समय पर क्या करता है, ये वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कोई भी व्यवसाय है, कोई भी बिजनेस है, उसके क्या करता है, वित्तीय स्थिति को दर्शाता है कि इस बिजनेस की ये वित्तीय स्थिति है। जैसे कि अपने एक बैलेंस शीट बनी हुई है और इस बैलेंस शीट में अपने को क्या इनकम प्राप्त हो रही है, क्या इनकम प्राप्त हो रही है और क्या लागत आ रही है, क्या लागत आ रही है। अब इनकम में से लागत को घटा देते हैं, अपने को पता चल जाता है कि इस अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या इसकी वित्तीय स्थिति है। ठीक है, तो इसका कार्य कौन करता है, ये अपने बैलेंस शीट करता है। कौन करता है, बैलेंस शीट करता है। इसके साथ में इसमें संपत्तियां भी होती है, देनदारियां भी होती है और शुद्ध संपत्ति भी होती है, नेटवर्थ भी होती है। मतलब अपन इसमें क्या करेंगे, संपत्तियों में से किसको घटा देंगे, लाइबिलिटीज को घटा देंगे, नेटवर्थ आ जाएगी। मतलब तीनों चीजें होती है। एसेट्स, एसेट्स मतलब आपके पास में कितनी पूंजी है, लाइबिलिटीज मतलब देयताएं, देयताएं मतलब आपको कितने देनी है, बराबर नेटवर्थ, नेट वर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या है, ये अपने बैलेंस शीट है। इसके साथ में ही यह व्यवसाय की मालिकाना संपत्तियों और देनदारियों को दिखाता है। मतलब कोई भी मालिक है, बिजनेस का कोई भी ओनर है, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो कौन करता है, बैलेंस शीट। कौन करता है, बैलेंस शीट उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं शो करता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, नेटवर्थ भी क्या होती है बेटा, शो होती है। नेटवर्थ भी क्या होती है, शो होती है। अब अंतर पूछा गया था कि एक तो अपने आता है क्या, एक तो अपने आता है बैलेंस शीट, एक आता है इनकम स्टेटमेंट। इसमें देखो किसी अवधि के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है, वो तो एक बिजनेस की वित्तीय स्थिति को बता देता है और ये किसी अवधि के बीच में होता है, ये किसी अवधि का होता है। मेनली किसी अवधि में व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है कि पिछले एक साल में क्या आय विवरण रहा, क्या आय विवरण रहा, उसके बारे में यह बता देता है। मतलब एक निश्चित अवधि के बारे में यह बताता है। इसके बाद में इसमें आय, व्यय और लाभ या हानि दर्ज की जाती है। मतलब इसमें आय कितनी हुई, इसके साथ में ही अपन बात करें तो व्यय कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, तो ये क्या की जाती है, दर्ज की जाती है। इसके साथ में ही यह दिखाता है कि व्यवसाय कितना लाभ या हानि है, मतलब व्यवसाय में कितनी लाभ है या कितनी हानि है। तो ये क्या है, डिफरेंस है ये वाले, और इसके साथ में ये वाले पॉइंट्स को आप लिखना किसमें, सारणी के रूप में लिखना। ये मैंने यहाँ पर आपको आसानी से समझाने के लिए लाइन टू लाइन लिखा है। अब इसके बाद में अपने आता है बेटा नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत ही शानदार है, और जब तक किसी को नहीं आता है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। बेटा एसेट्स का मतलब होता है कि आपके घर में आपके पापा का एग्जांपल लो, अपने पिताजी क्या करते हैं, कोई गाड़ी चलाने का काम करते हैं, इसके साथ में ही खेती करते हैं। ठीक है, और उनसे महीने के 10,000 आ रहे हैं, महीने के 10,000 आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ में वो आ रहे हैं, डजंट मैटर, उसमें एसेट्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो योगदान दे रहे, पर देखना वो क्या चीज होती है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास में कितनी तो आपके पास में
मतलब कितने आपके पास में संपत्ति है, मतलब कितना टोटल कितने पैसे हैं, मतलब आपके पास में ये चीजें हैं प्रेजेंट टाइम में, वो सारी चीजें क्या होती है, एसेट्स होती है। अब कि भाई साहब आपके पास में जैसे 50,000 है, बिल्कुल 50,000 है, पर आपका बैंक का केसीसी भी तो लिया हुआ है, तो उसको भी तो ऐड कीजिए कि सर 50,000 थे और 20,000 का केसीसी लिया हुआ है और 30,000 बच रहे, मतलब आपके पास में कितने हैं बेटा, 30,000 है। तो ये चीज कौन बताता है, ये कि आपके पास में कितने हैं वो बताता है एसेट्स से, और आपको कितने देने हैं वो बताता है लाइबिलिटीज। क्या बताता है, लाइबिलिटीज। आप अपने व्यवसाय की नेटवर्क जानना चाहते हो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज इन दोनों को ध्यान में रखना है, और एसेट्स में से क्या माइनस करना है, लाइबिलिटीज माइनस करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स की डेफिनेशन देखो कि संपत्तियां संसाधन, वे संसाधन और वस्तुएं हैं जो कि किसी व्यवसाय के मालिकाना संपत्तियां होती है, मतलब बिजनेस ओनर की क्या होती है, एसेट्स होती है, और भविष्य में आर्थिक लाभ देती है। भविष्य में वो क्या देती है, आर्थिक लाभ देती है। इसके साथ में ही अपन बात करें लाइबिलिटीज की, इसकी बात करें, लाइबिलिटीज की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। डेफिनेशन लाइबिलिटीज की देख लो, उसकी देख लिया कि कितनी उसके पास में एसेट्स है जो भविष्य में आर्थिक लाभ दे सकती है। इसके साथ में आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डिफेट्स दैट ए बिजनेस ओन्स टू अदर, मतलब देनदारियां वे वित्तीय दायित्व या ऋण है जो कि व्यवसाय को दूसरे को चुकाने होते हैं। कि अपने कोई बैंक का उससे 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, तो बेटा वो अपने को चुकाने हैं, उसको अपनी संपत्ति नहीं मान सकते, वो एसेट्स नहीं है, वो क्या है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। इनके नेचर की बात करते हैं, दोनों का नेचर क्या अंतर होगा, इधर आप लिख लेना कि किस बेस पर कर रहे हो, इधर आप लिख लेना एसेट्स लिख लेना, इधर लिख लेना लाइबिलिटीज। देखिएगा एसेट्स, संपत्तियां भविष्य में व्यवसाय में क्या लेती है, धन लाती है। मतलब संपत्तियां जो है ना बेटा, आगे भविष्य में जैसे आपके पास में कोई ट्रैक्टर है, वो आपकी संपत्ति है। अब वो ट्रैक्टर बेटा ऐसे तो है नहीं कि ट्रैक्टर धन नहीं लाएगा, उसको बेचोगे तो धन आएगा, उसको यूज में लोगे तो धन आएगा, मतलब भविष्य में क्या आएगा बेटा, धन आएगा। तो ये क्या करता है, धन लाता है। और लाइबिलिटीज की बात करूं तो देनदारियां भविष्य में व्यवसाय को चुकाने की आवश्यकता होती है। मतलब भाई साहब आपको जैसे आपकी लाइबिलिटीज 10 लाख है ना, तो 10 लाख आएंगे नहीं, जाएंगे, आपको पे करने होंगे। इसके साथ में ही बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू में एसेट्स में आता है संपत्तियां व्यवसाय के मूल्य को बढ़ाती है। संपत्तियां व्यवसाय के किसको बढ़ाती है, मूल्य को बढ़ाती है, और ये मूल्य को घटाती है। मतलब उसका महत्व समझ लो कि व्यवसाय का महत्व कब बढ़ेगा बेटा, जब एसेट्स ज्यादा होगी। आप देखते हो ना कि इसके पास में तो पैसे बहुत ज्यादा है, तो उसका मूल्य बढ़ गया, मतलब महत्व बढ़ गया। और एक जिसके पास में है ही नहीं, इसके तो 20 लाख सिर पर है, माते हैं, मतलब अपने बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में कि इसके तो 20 लाख क्या है, 20 लाख उधार है, ये तो किसी को देगा। उसको तो उस नजर से देखते हैं कि पास में पैसे हैं, मतलब उस नजर से देखते हैं। समझ रहे हो बात को, आराम से अप्लाई कर सकते हो आसपास में मेरे हिसाब से। ठीक है, और इसके सारे में पर अप्लाई करना नहीं है बेटा, समझना है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या करती है, देनदारियां जो व्यवसाय है उसके मूल्य को घटाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की और एग्जांपल्स अपन बात करते हैं। जैसे एग्जांपल्स अपने आता है एसेट्स का, जैसे आपके पास में कैश रुपए पड़े 50 लाख। ठीक है, 50 लाख पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताना है आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं, जैसे भूमि है, क्या है बेटा, भूमि है। तो बेटा आपकी भूमि है, मतलब वो आपकी एसेट्स है, ऐसा तो नहीं है कि उधार ली हुई है। ठीक है, इसके साथ में कोई बिल्डिंग है, ऐसा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी क्या होगी, आपकी एसेट्स होगी। कोई मशीन है, भाई साहब ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी आपका वो होगा। इसके साथ में कोई इन्वेंटरी, मतलब कोई आविष्कार कर रखा है, तो वो हो जाएगा। इसके साथ में अपन बात करें तो लाइबिलिटीज में बात करें तो बैंक का लोन हो जाएगा। इसके साथ में आउटस्टैंडिंग बिल, कोई बिल आपके, जैसे आपने जो बिजली का बिल है वो जमा नहीं कराया, पानी का बिल जमा नहीं कराया, तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। इसके साथ में सैलरीज जो कि आपको पे करनी है, इसके साथ में मॉर्टेज वगैरह, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं साथियों, ये आपकी लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है, ये लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, कोई कर वगैरह लग रहा है तो वो साथी वो क्या होते हैं, अपने लाइबिलिटीज होते हैं। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स में मेरे हिसाब से कंप्लीट आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब मैं एस को बता देता हूँ, सिंगल विंडो सिस्टम। वैसे तो मैंने समझा रखा है इसको, कहां पर समझा रखा है, इसको मैंने समझा रखा है जो अपन ने क्लास ली थी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन वाली, उसमें।
अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा, ये याद रखना, कहां से पूछे तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। अब ध्यान से देखना, इसमें अपन बात करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम की अपन बात करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, सिंगल विंडो सिस्टम होता है कहीं ना कहीं जिससे एक ही खिड़की से आपका सारा काम हो जाए, एक ही खिड़की से, एक ही खिड़की से संपूर्ण काम हो जाए। मतलब आप लोन लेने जा रहे हो, सारा काम हो जाए, आप पेटेंट लेने जा रहे हो, आपका सारा काम हो जाए, या फिर आप कोई अन्य काम के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपका सारा काम हो जाना चाहिए। इससे समय बचता है, धन बचता है, कई चीजें अपनी बचती है और अगला संतुष्ट होता है। सरकार के सामने अगला क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, उसको अपन बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम की, एक ही जगह से सारा काम करवा दो भाई साहब, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिएगा, एकल खिड़की प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो किसानों और व्यवसाय को, ये मेनली तो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, व्यवसायी, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए थी, व्यवसायों के लिए, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उसी से थी, को सभी आवश्यकताएं, आवश्यक जो सेवाएं हैं, स्वीकृतियां हैं, वो एक ही स्थान से, जैसे कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, अब भाई साहब बिजनेस की उसको परमिशन मिलने में कई टाइम लग जाए, कई समय लग जाए, तो बेटा ये तो गलत बात है, ठीक है। अब उसको इतना समय लग रहा है, वो बिजनेस कब करेगा, ठीक है। तो उसको उस कार्य को, उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं सिंगल विंडो सिस्टम था कि ये कार्य जो है, व्यवसाय वाला जो है, परमिशन वगैरह और जो सर्विसेज है, जो भी आवश्यक चाहिए, तो उनको सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि देरी को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कई कार्यालयों में चक्कर लगाने वाली जो प्रक्रिया है ना उसको कम करना, ठीक है, कई दफ्तरों में रिश्वत देने वाली जो प्रक्रिया है उसको कम करना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ में ही इसका प्रॉफिट क्या हुआ कि सर, इसका प्रॉफिट हुआ टाइम सेविंग, कि सर समय बचा, क्या बचा कि सर समय बचा, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है, एक जगह पर ही हो रही है। इसके बाद में दूसरा आता है एफिशिएंसी, मतलब प्रभावशीलता, कहीं ना कहीं जो भी पेपर वर्क है, जो भी कार्य है ना, वो कार्य में क्या आई, दक्षता आई, क्या आई बेटा, दक्षता आई। इसके साथ में अपन बात करें सुगमता या असेसिबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं जो फार्मर्स वगैरह है, वो कोई भी कार्य करवाना चाहता है तो वो डिले नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक ही प्लेस पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, किसान एक ही कार्यालय से ऋण, बीमा, सब्सिडी, उपकरण, लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे समय और संसाधन बच जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बैंक में भी एक बार जाएंगे काम हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब एक बार जाओ, एक जगह जाओ, सारा काम हो जाएगा, ठीक है, उसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। इसके बाद में अपने आता है कृषि वित्त का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। क्या आता है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मतलब कृषि वित्त का क्या महत्व है। अब आप मेरे को एक चीज समझाओ कि आप किसान हो और किसानों को क्या दे दिया जाता है, किसानों को कहीं ना कहीं ऋण दे दिया जाता है, तो ऋण देंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, एग्रीकल्चर में नई नई किस्मों को वो लगाएंगे। इसके साथ में एग्रीकल्चर में वो क्या करेंगे, नए इनपुट्स यूज करेंगे, अधिक इनपुट्स यूज कर पाएंगे, समय पर इनपुट्स यूज कर पाएंगे, ठीक है, तो उसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसान की जीवन शैली में सुधार आएगा। तो बहुत सारे क्या है महत्व है, उस चंगुल से वो बच जाएगा, जो और चंगुल में फंसा रहता है, उसका शोषण होता है, उस शोषण से कहीं ना कहीं बच जाएगा, ठीक है। आजकल हर व्यक्ति बैंक से लोन लेना चाहता है, अन्य व्यक्ति से नहीं, अगर बैंक से मिलता है तो पहले बैंक से लोन लेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो कृषि वित्त कृषि क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण विकास में क्या करता है, सहायता करता है या हेल्प करता है। क्या करता है बेटा, सहायता करता है या हेल्प करता है। देखिएगा की रोल्स या मुख्य भूमिकाओं की बात करें, मुख्य
भूमिकाओं की बात करें या फिर इसके साथ में की रोल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, परचेज ऑफ इनपुट्स, मतलब इनपुट्स की खरीद आ जाएगी। मतलब जो भी किसान है ना भाई साहब, वो किसान टाइम पर क्या कर लेगा, इनपुट्स को खरीद लेगा, वो फर्टिलाइजर हो, वो सीड हो, वो अपने पेस्टिसाइड हो, वो अपने कोई भी मशीनरी हो, आवश्यक जो है अपने खेत पर, उनको वो क्या कर सकता है, आसानी से परचेज कर सकता है। तो पहली चीज तो ये हो जाएगी। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब भाई साहब एक ईयर में क्या नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भाई साहब की ब्याज चल रहा है 10% के हिसाब से, वो सॉरी 10 गुना ब्याज चल रहा है, 2 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, वो ब्याज चल रहा है, वो पैसे, वो टेंशन, ठीक है, वो रिस्क रहती है एक, ठीक है। जो किसान है वो किसान अच्छे से इनपुट भी यूज नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि रिस्क का मैनेजमेंट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो अगले साल जमा करा देंगे, सरकार है बेटा, क्या है, सरकार है। क्रॉप इंश्योरेंस दे देती है, फसल के साथ में बिना बीमा दे देती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है, इन चीजों से रिस्क कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वित्त, फसल बीमा और ऋण सुविधाएं, आपदा राहत माध्यम, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं रिस्क का क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। विस्तार और नवाचार, मतलब यह भूमि विस्तार, सिंचाई परियोजनाएं और नई तकनीकों को अपनाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। जैसे आपको भूमि है, भूमि में कोई सुधार करना है, सिंचाई की कोई परियोजना अपनानी है, कोई नई तकनीक अपनानी है, तो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अपने हो जाता है। इसके बाद में आता है इनकम स्टेबिलिटी। क्या आता है, इनकम स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि किसानों को सतत कृषि गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे उनकी आय क्या रहती है बेटा, स्थिर रहती है। तो ये अपने क्या आते हैं, इंपॉर्टेंस आते हैं। क्या आते हैं, इंपॉर्टेंस आते हैं। इसके बाद में आता है 3 टायर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेटिव क्रेडिट। अब देखना, इसमें 3 टायर का मतलब होता है कि 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला पहिया अपन बात करें PACS, इसके साथ में ही अपन बात करें दूसरा होता है SCS, ठीक है, और या ऐसे समझ लो आप P, इसके साथ में ही नेक्स्ट D और इसके बाद में नेक्स्ट S, PDS। क्या आ जाएगा, PDS या VDS भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले P की बात करें, प्राइमरली गांव के लेवल पर। इसके बाद में D, जिले के या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। एस मतलब स्टेट या राज्य के लेवल पर। ये अपनी कोई अगर हेल्प करता है ना, तो बेटा उसको अपन क्या कहते हैं, जो भी एक प्रकार की संरचना होती है, जैसे गांव के लेवल पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, फिर अपने किसके स्टेट के लेवल पर हुआ, तो ये अपने क्या होती है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। क्या बोलते हैं, 3 टायर सिस्टम। देखिएगा, 3 स्तरीय सहकारी ऋण संरचना, ये क्या करती है, ऋण देने का कार्य करती है। पहले प्राइमरी गांव के लेवल पर मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट। अब ये वाले इसको लोन देंगे, ये वाले इसको लोन देंगे, ये वाले किसानों को लोन देंगे, ये वाले किसानों को। ये डायरेक्ट किसानों को लोन देने नहीं आएंगे, ये इसको और ये इसको। इस प्रकार की संरचना बनी होती है, ठीक है। 3 स्तरीय सहकारी ऋण संरचना उच्च वित्तीय संस्थानों से लेकर किसानों तक ऋण का प्रवाह है सुचारू करती है। मतलब यहां से जाएगा भाई साहब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से फिर जाएगा किसानों को। मतलब ये सुचारू रूप से एक प्रभाव होता है। इसके साथ में अपने आता है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिटिव सोसाइटीज। मतलब प्राथमिक स्तर पर या जो ग्रामीण क्षेत्र पर, ग्रामीण स्तर पर जो आती है, उसको अपन PACS बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्राम स्तर पर आती है, मतलब गांव के स्तर पर ही आती है। ये गांव के स्तर पर क्या करती है, कार्य करती है, और किसानों को सीधे अल्पकालिक क्या करती है, ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। और अगर अपने को दीर्घकालिक चाहिए तो वो अपने को जिले लेवल पर मिलेगा। देखो, लॉन ऑफ सीड से, इसके साथ में फर्टिलाइजर से, स्मॉल फार्मिंग इक्विपमेंट, ये क्या आते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आते हैं साथियों प्राइमरी लेवल पर या गांव के लेवल पर। इसके बाद में आता है DCCB, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर होते हैं, और जिला स्तर पर यह कार्य करता है, और PACS को सहायता और उसका पर्यवेक्षण, मतलब उसका निरीक्षण भी ये करता है। कौन करता है, DCCB। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट
कि यह राज्य सहकारी बैंक से धन को क्या करता है, प्राप्त करता है, मतलब इससे प्राप्त करेगा। राज्य सहकारी बैंक जो कि राज्य स्तर पर होता है। इसमें देखिएगा यह राज्य स्तर पर कार्य करता है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में इसका क्या होता है, समन्वय होता है। ठीक है, और डीसीसीबी को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है ताकि पीएसईएस के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जा सके। मतलब ये डीसीसीबी किसको देगा, ये पीएसईएस को क्या देगा, दीर्घकालिक ऋण देगा। तब ये जो है पीएसईएस जो है वो किसानों को क्या देंगे, ऋण देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 3 टायर सिस्टम है क्रेडिट का। किसका है, 3 टायर सिस्टम है ऋण का। इसके साथ में इसके आप देख सकते हो कि इसके महत्व क्या है। इसके महत्व क्या है, तो महत्व में सबसे पहले आता है कि अगर ये 3 टायर सिस्टम है तो इसमें एक सुचारू रूप से प्रवाह होता है और किसी को इतनी ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसको स्टेट लेवल पर जाने की आवश्यकता है, इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने की, प्राथमिक स्तर से ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यह सभी स्तरों पर किसानों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। भाई साहब ये पीएसईएस है, मतलब प्राइमरी लेवल पर है, ग्रामीण लेवल पर है, तो ये कहीं ना कहीं गांवों के विकास के लिए ही तो शुरू किया गया है 3 टायर सिस्टम। इसके बाद में आता है सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता को क्या करता है, ये कहीं ना कहीं मजबूत करता है। मतलब जो सहकारी खेती है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है और आत्मनिर्भरता को क्या करता है, मजबूत करता है। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, मतलब सहकारी विकास के सिद्धांत। मतलब आपके जो कोऑपरेटिव है उसके क्या क्या डेवलपमेंट के सिद्धांत है। मतलब जो कोऑपरेटिव है, मतलब जो सहकारी है, वो सहयोग जो मिलकर कार्य करते हैं उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स में से सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला आता है वॉलंटरी मेंबरशिप। मतलब इसमें, इस समूह में, इस ग्रुप में, इस समूह में या इस ग्रुप में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इच्छा के अनुसार जुड़ सकते हैं। तो पहला आ जाता है वॉलंटरी मेंबरशिप, मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो देखिएगा सदस्यता उन के लिए क्या होती है, खुली होती है जो कि जुड़ना और सेवाएं लेना चाहते हैं। तो पहला आ जाता है वॉलंटरी मेंबरशिप, मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जुड़ सकते हैं और सदस्यता ले सकते हैं। इसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब लोकतांत्रिक क्या आता है, नियंत्रण आता है। इसमें देखिएगा प्रत्येक सदस्य को एक वोट मिलता है जिससे निर्णय लेने में क्या होती है, समान भागीदारी होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी निर्णय लेगा तो कोई एक व्यक्ति ले लेगा, भाई साहब सभी का सहयोग है तो सहयोग से ही निर्णय लिया जाएगा वोट के आधार पर। इसके बाद में आता है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें क्या होती है, जो सदस्य में पूंजी क्या करते हैं, योगदान करते हैं और सेवाओं के उपयोग के आधार पर क्या करते हैं, लाभ शेयर करते हैं। जैसे मैं है उस सहकारी उस ग्रुप में क्या कर रहा हूं, मैं 10,000 का योगदान दे रहा हूं, तो भाई साहब मेरे को उस के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। और एक व्यक्ति दे रहा है उसमें 50,000, तो 50,000 के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो मतलब बेनिफिट शेयरिंग जो आप कैपिटल शेयरिंग करते हो उसके आधार पर ही होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट, मतलब ये क्या होता है, स्वायत्त होता है। सहकारी समितियां स्वतंत्र रूप से काम करती है और बाहरी प्रभाव के बिना निर्णय लेती है, बाहर से कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब ये ऑटोनॉमस होती है, इसके साथ में ही इंडिपेंडेंस होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो भी इसके सदस्य हैं उन सदस्यों को बेहतर भागीदारी और प्रबंधन के लिए निरंतर क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं उनको और उनको शिक्षा देते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव अमंग कॉर्पोरेटिव्स, मतलब इसमें है सहकारी समितियों के बीच में सहयोग। क्या आ जाएगा, सहकारी समितियों के बीच में सहयोग करता है, मतलब जो अदर सहकारी समितियां हैं उनके साथ में भी सहयोग बनाकर ये चलती है ताकि भविष्य में कोई भी अपने को आवश्यकता पड़े तो उनसे भी अपन हेल्प ले सके। इसके साथ में ही कंसर्न कम्युनिटी, मतलब ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये अपने आता है कि कंसर्न कम्युनिटी, मतलब ये क्या करता है, ये अपने समुदाय के प्रति क्या करता है, चिंता करता है। मतलब जो अपना समाज है उसके प्रति कहीं ना कहीं क्या करता है, चिंता करता है। क्या करता है बेटा, चिंता करता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी
लिख सकते हो, पर अपने को लिखना नहीं है, बीच से हट जा भाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समुदाय के प्रति क्या होती है, चिंता होती है। मतलब जो एक संगठन है, संगठन में जितने भी सदस्य हैं उनकी हेल्प करता है हर सिचुएशन में। ठीक है, तो ये इसके क्या है, प्रिंसिपल्स है, ये इसके क्या है, कहीं ना कहीं सिद्धांत। अब आता है भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेमेंट प्लान से सुटेबल एग्जांपल्स। मतलब आपको बताना है, उदाहरण के साथ में आपको रिपेमेंट प्लान बताने हैं, और मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें कि कितने प्रकार के लोन होते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको नोट्स में दिए हुए थे, उदाहरण मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, ऐसे ही आपको समझाने वाला हूँ भाई साहब। एक तो है कि आप तुरंत, मतलब जैसे 50,000 का लोन लेते हो, ठीक है, 50,000 का लोन ले रहे हो, ध्यान से समझना। एक तो होता है अपने कि तुरंत आप दे रहे हो, मतलब इंस्टेंट आपने जमा करवा दिया, और जमा जैसे 50,000 करवाया, 50,000 लिया, तो वर्ष बाद में, 1 वर्ष बाद में, ठीक है, उसका ब्याज 50,000, जैसे 1 वर्ष के लिया तो 50,000 प्लस ब्याज, ये क्या करवा दोगे, जमा करवा दोगे। ये पहली प्रकार का रिपेमेंट होता है। मतलब आपने उधार लिया, उधार लेने के बाद में आप किस प्रकार से उसको जमा करवा रहे हो, वो चीज होती है रिपेमेंट प्लान। तो पहला रिपेमेंट प्लान होता है कि पूरा ही एक साथ में हम देंगे, एक मुफ्त किस्त प्रणाली इसको बोलते हैं। तो पहला क्या आता है, 50,000 प्लस ब्याज, ठीक है, उसका एक साथ में ही दे देंगे। दूसरा आता है भाई साहब डिक्रीजिंग, मतलब घटती हुई किस्तों के रूप में, घटती हुई किस्तों के रूप में अपन दे। एक होता है बढ़ती हुई किस्तों के रूप में दे, यस, एक क्या होता है, बढ़ती हुई नहीं होता है बेटा, सम्मान किस्तों के रूप में। क्या होता है, सम्मान किस्तों के रूप में देता है। देखना इसमें क्या होता है बेटा, पहले तो 50,000 को क्या कर लेते हैं, 50,000 को अपने जो है 1 साल के लिए ले रहे हैं जैसे, ठीक है, और इसके साथ में आप इसको डिवाइड कर दो। आप इसको डिवाइड करोगे कितने में, 12 महीने में डिवाइड करोगे, 12 चौका 48, और 48 के अलावा जैसे आपके जो भी आ रहा है, 48 के बाद में जो भी आ रहा है उसको आप डिवाइड कर दोगे। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ओनली 48 ले लेता हूँ, लाइक 48 ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी आपके 48 हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये वाले। अब घटती हुई में क्या होता है देखना, 48,000 में 4-4 हजार हो गए भाई साहब, पहले 4,000 दे रहे हो, ठीक है, प्लस ब्याज। ब्याज कितने का दोगे बेटा, 40,000 का, सॉरी 48,000 का। कितने का दोगे, 48,000 का। फिर क्या दोगे, 4,000 प्लस ब्याज। अब ब्याज कितने का दोगे, कि सर अब ब्याज देंगे 48 में से 4 घटा दो, 44 का देंगे। फिर 4,000 प्लस ब्याज, अब कितने का दोगे, कि सर 40 का देंगे, क्योंकि 8 तो हमने जमा करवा दिए, तो अब कितना देंगे, कि सर अब 40 देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है ना, उसमें घटती हुई किस्तें होती है। मतलब पहले आपने पूरे 48,000 का दिया, फिर आपने 44 का दिया, फिर 40 का दिया, फिर आप कितना दोगे, 36 का, फिर 32 का, फिर 28 का, फिर 26, फिर 24 का, फिर आप दोगे 20 का, फिर आप दोगे कितने का, 16 का, फिर आप दोगे 12 का, फिर दोगे 8 का, फिर आप दोगे 4 का, फिर दोगे 0 का, ठीक है, ओनली किस्त ही दोगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके क्या होता है साथियों, ये आपके इस प्रकार से घटती हुई किस्तें होती है। मतलब ब्याज घट रहा है, मतलब किस्त तो आपकी घटेगी, किस्त तो आपकी घटेगी, तो घटती हुई किस्त वाला ये प्लान होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है सम्मान किस्तों वाला। जैसे अपन बात करें कि 48,000 रुपए का आपने क्या लिया था बेटा, लोन लिया था, 48,000 का लोन लिया। अब 48,000 के लोन से आप क्या करोगे, 1 वर्ष के लिए ले रहे हो, तो 1 वर्ष के लिए आप इसका जैसे ब्याज में सपोज आपको बता देता हूं कि जैसे 6,000 हो रहे हैं, या ऐसे समझ लो कि 12,000, 12,000 होता नहीं है पर मैं जोड़ रहा हूं इसको, ठीक है, 12,000 हो रहा है जैसे 1 साल के लिए। अब ये आपका टोटल कितना हो गया, कि सर 60,000 हो गया। कितना हो गया, 60,000। अब वो जिस भी मेथड से जोड़ते हैं, अब इसको लेकर मत बैठ जाना कि सर इस प्रकार से कोई ब्याज जुड़ता है क्या, पर आप एक बार सपोज करिएगा 60,000 हो गए। अब आप 12 महीने के हिसाब से 5-5 हजार में डिवाइड कर दो, 12 महीने में 5-5 हजार से। अब समान किस्तें जा रही है, तो जैसे ही आप किसी भी बैंक में लोन के लिए जाते हो, तो वहां पर 3 आपको रिपेमेंट प्लान बताते हैं कि आप इस प्रकार से हमारे को रिपेमेंट कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला आता है कि 1 वर्ष के बाद में देते हो। इसके बाद में अपने आता है कि आप 1 वर्ष के बाद में ब्याज और पैसे पूरे एक साथ में दे देना, ठीक है, उसको एक मुश्त किस्त प्रणाली बोलते हैं। दूसरा आता है घटती हुई किस्त प्रणाली। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपन किस्त देते जाते हैं उसका ब्याज
ब्याज घटता जाता है। इसके साथ में यहाँ पर आता है कि पूरा ब्याज एक साथ जोड़ लेंगे, पूरा मूल एक साथ जोड़ लेंगे और उसकी अपन किस्तें डिवाइड कर लेंगे, उसको अपन बोलते हैं समान किस्त प्रणाली। क्या बोलते हैं? समान किस्त प्रणाली बोलते हैं। और इसको डिटेल से कहां से पढ़ोगे? डिटेल से आप इसको पढ़ोगे जो अपना पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट है ना, उन दोनों में मैंने डाला हुआ है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ वाला नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो रिपेमेंट के प्लान बताए वो नहीं पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। जो ओनली पीडीएफ पढ़ रहे हैं उनको ये नुकसान हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, वैसे नुकसान तो नहीं होगा, मैंने बता रखा है अच्छे से। और यहाँ वाले भी प्लान वही है, पर यहाँ पर जो अपने हैं वो बढ़िया तरीके से मैंने एग्जाम्पल के साथ में बताए हैं वहां पर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर अपने अलग अलग प्लान है, जिसको लमसम प्लान, आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि लमसम प्लान किसे कहते हैं। और प्री पीजीडब्ल्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है कि लमसम प्लान क्या होता है। जब अपन जो ऋण होता है उस ऋण को एक साथ में पे कर देते हैं तो उसको लमसम प्लान कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंस्टॉलमेंट आता है, इसके साथ में बैलून बैलून पेमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड करो ना तो जो मैंने बताई ना वही पेमेंट के प्लान आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है क्रेडिट एनालिसिस। क्या आता है? क्रेडिट एनालिसिस, या फिर इसके आता है ऋण विश्लेषण। ठीक है, ये वीडियो अलग से भी आई हुई है, एसजी कौन 11211 की सर्च करोगे और वहां पर क्रेडिट एनालिसिस लिखोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है पूरी चीजें। पर मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, या फिर आप जो अपनी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की वहां से देख सकते हो या अलग से भी देख सकते हो इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या आता है बेटा? क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस में क्या करते हैं? पहले एनालिसिस करते हैं। किस चीज का करते हैं? जैसे आप जाते हो जो बैंक है, बैंक में जाओगे कि मेरे को क्या चाहिए? ऋण चाहिए। अब वो ऋण लेने के लिए आप वहां पर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पहले विश्लेषण करेगा, आप उनका विश्लेषण करोगे, आप उनका करोगे और उनका आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो विश्लेषण होता है। अब ध्यान से समझना सारी चीजों को कि क्या क्या होता है। मतलब ऋण विश्लेषण उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने की क्या है? प्रक्रिया है। और इसमें 3C आपको प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। 3C में क्या क्या आएगा, 5C में क्या क्या आएगा, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऋण विश्लेषण उधारकर्ता मतलब जो उधार ले रहा है, जैसे आप जाओगे बैंक के पास में, तो बैंक के पास में जाओगे तो भाई साहब आपकी कुछ चीजों का निरीक्षण किया जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उन चीजों को कहीं ना कहीं एनालिसिस करके ही दिया जाता है। तो 3C पूछ लिया जाता है, कभी 5C पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहली चीज क्या आती है? ऋण विश्लेषण के प्रमुख पहलू आते हैं। क्या आते हैं? ऋण विश्लेषण के प्रमुख पहलू आते हैं। मतलब सबसे पहले उसका चरित्र देखा जाएगा, उधारकर्ता की प्रतिष्ठा कैसी है, ऋण का पहले का इतिहास कैसा है, क्या ये बैंकों से ऋण लेता है तो वापस से देता है कि नहीं देता है, ये क्या विश्वसनीयता है या नहीं है इसमें, इन चीजों का आकलन करते हैं। मतलब उसके कैरेक्टर की पहचान की जाती है। और कैरेक्टर जब डन होता है, करेक्टर जब डन है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरी चीज पर आते हैं। और दूसरी चीज का किसका करते हैं? कैपेसिटी का करते हैं। मतलब उधारकर्ता की जो आय है, ऋण चुकाने के लिए नकदी प्रवाह है उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। जैसे अपन बात करें 50,000 का ऋण ले रहा है, ठीक है, अब वो खेती के लिए ले रहा है, अब खेती का उत्पादन कितना हो सकता है, ठीक है, वो अपन लगाएंगे अनुमान। जैसे 30,000 ही होता है, 30,000 ही होता है तो भाई साहब उसको नहीं लेंगे, उसको ऋण ही नहीं देंगे। अगर लगता है कि 50,000 तो हो ही जाएगा मिनिमम, तब उसको दे दिया जाता है। 50,000 से ज्यादा हो तब दे दिया जाता है। मतलब उसकी कैपेसिटी देखते हैं। इसके बाद में उसकी देखते हैं क्या, मतलब वो चीज देखने के बाद में क्या देखेंगे? उसके देखेंगे कैपिटल, मतलब उसके पास में कितना और भी बिजनेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे उत्पादन नहीं हो और उसको नहीं दिया जाए। फिर उनकी कैपिटल देखते हैं। भाई साहब कैपिटल किस प्रकार से देखते हैं कि इनके पास में पहले से पैसे हैं, गाड़ी है, मकान है, भूमि है, उनसे वो पे तो कर सकता है क्या। ठीक है, इन चीजों का कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद में वो 3CS हो जाता है। और 3CS के बाद में अगर 5CS दे दे तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। उसके बाद में आता है कोलेटरल, मतलब भौतिक संपत्तियां जैसे भूमि, मशीनरी और पशुधन को सुरक्षा के रूप में रखा जाता है। फिर आती है कंडीशंस, बाहरी जो बाजार है उसकी प्रवृत्तियां वगैरह, आर्थिक स्थितियां, सरकारी नीतियां, इन चीजों को देखा जाता है। तो ये 5CS आता है, ये दो चीजें जुड़ जाती है 5CS में, वैसे 3CS होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर।
ठीक है। आगे आता है अपने को टिप्पणी देनी है, निम्न पर क्या देनी है, टिप्पणी देनी है। टिप्पणी में सबसे पहले आता है क्रॉप इंश्योरेंस। क्या आता है बेटा, क्रॉप इंश्योरेंस आता है, जिसको अपन बोलते हैं फसल बीमा। फसल पर बीमा होता है। कौन सी योजना के तहत होता है ये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी के तहत होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत होता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या कहती है कि अगर आपकी क्रॉप किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कीटों के कारण और अन्य कारणों से अगर नष्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या दे दिया जाता है, उसके बदले आपको क्या दे दिया जाता है, मतलब जो पैसे हैं वो दे दिया जाता है, या फिर जो ऋण है वो माफ कर दिया जाता है। उसको अपन बोलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस बोलते हैं। फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से क्या करता है, बचाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस कहते हैं। इसके साथ में क्या बेनिफिट होते हैं, ये वित्तीय जोखिम को क्या करता है, कम करता है, और आय को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, आय की स्थिरता को। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो वही आ जाएगी PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद में आता है RBI। क्या आता है बेटा, RBI आता है। RBI आपको पता है एक शीर्ष संस्था है, मतलब बैंकों का क्या है, शीर्ष है, बैंकों की मुख्य संस्थान है। और इसको फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय बैंक का, मतलब सारे बैंकों का शीर्ष है, सारे बैंकों का मुख्य है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति और वित्तीय जो स्थिरता है उसको नियंत्रित करने वाला केंद्रीय बैंक है। इसके रोल की बात करें तो मुद्रा स्फीति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और विदेशी मुद्रा का क्या करता है, प्रबंधन या मैनेजमेंट करता है। और बैंकों की क्या करता है, निगरानी रखने का कार्य करता है। बैंकों की क्या करता है, निगरानी रखने का कार्य करता है। ये अपने RBI बैंक है। इसके साथ में आपको पूछा जा सकता है नाबार्ड। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड जो बैंक है अपना, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी बेटा, स्थापना हुई थी। इसके साथ में ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका क्या है, फुल फॉर्म। और ये क्या करता है, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में, ये दो क्षेत्रों में कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, अब कृषि क्षेत्र में यही नहीं है कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की लोग रहते हैं। एक तो कि वो मजदूरी का काम करते हैं, कारीगर वगैरह रहते हैं, छोटे व्यवसायी रहते हैं, उनके लिए भी हेल्प करता है नाबार्ड। और इसके साथ में कृषि क्षेत्र की भी क्या करता है, हेल्प करता है। इनका फोकस रहता है कि किसानों को ऋण प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना और सहकारी बैंकों को समर्थन करना ही इसका क्या है, मुख्य बैंक। वैसा पहले नाबार्ड बैंक नहीं मान रहा था कि मेरे को क्या नहीं करना है, मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को इन क्षेत्रों में कार्य नहीं करना है। ठीक है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इस पर सरकार जोर दी। सरकार ने क्या किया, इस पर जोर दिया कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तब इसने किया था। ठीक है। तो ये नाबार्ड बैंक की स्थापना लिख लेना, मैंने बता दी 12 जुलाई 1982। इसके बाद में आता है RRB। RRB का मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, मतलब जहां पर पूरा शहर भी नहीं और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म है। इसके साथ में इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, किसानों, लघु उद्यमियों और ग्रामीण कारीगरों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना, इसका क्या था, कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ में आगे की ओर बात करते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। क्या आता है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किसान को जैसे एक 100 टर्म के लिए लोन प्रदान करते हैं। जैसे एक फसल है, एक फसल के लिए जितना उसको पैसा चाहिए था वो ले लेते हैं, फिर एक साल पर उसको क्या करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है, उसका ब्याज जमा कराना पड़ता है, फिर आप वापस ले सकते हो। मतलब ब्याज जमा करा के और फिर वापस ले लो, ब्याज जमा करा के फिर वापस ले लो, इस प्रकार का ऋण होता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को कृषि इनपुट खरीदने और उत्पादन लागत को कवर करने के लिए अल्पकालिक क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। बेनिफिट है इजी एक्सेस टू क्रेडिट टू लो इंटरेस्ट रेट, मतलब ये क्या होता है, लो इंटरेस्ट में, मतलब कम ब्याज पर ये क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। ठीक है। इसके साथ में आता है लीड बैंक। अपने क्या आता है, लीड बैंक। लीड बैंक का मतलब है कि एक जिले को एक दिया गया है, एक जिले को एक जिले को एक बैंक दिया है, एक जिले को एक जिला एक बैंक, एक जिला
एक बैंक, ठीक है, इसको अपन कहते हैं लीड बैंक। मतलब हर एक जिले को एक बैंक दिया गया कि सारी बैंकिंग सुविधाएं आपको संभालनी है। भाई साहब जिम्मेदारी आपकी है, आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है बैंकिंग सेवाओं में, ठीक है। तो इसको लीड बैंक कहा जाता है। देखो लीड बैंक का अर्थ है कि एक ऐसा बैंक जो कि एक विशेष जिले में बैंकिंग और विकास कार्यों के समन्वय के रूप में नामित किया जाता है। और लीड बैंक की क्या भूमिका होती है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, इसके साथ में वित्तीय समावेशन, इसके साथ में विकास योजनाओं में समन्वय और ऋण का वितरण करना, इसके साथ में जिला स्तर पर बैंकों की जो भी बैठक है वो आयोजित करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लीड बैंक है। और लीड बैंक की जो योजना स्टार्ट हुई थी वो 1969 में, और किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये कहीं ना कहीं एक जो है एक जिले को एक बैंक क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था कि आपको ये जो बैंक है लीड बैंक का आज से, और ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं पूरी जिले की जो सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, उनका क्या करेगा, वहन करेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रीयकरण, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बेटा दो बार हुआ था, दो बार हुआ था। कितनी बार हुआ था, दो बार हुआ था। अब जैसे अपन बात करते हैं ना, जैसे अपने घर वाले होते हैं, घर वाले जैसे पापा कोई काम बता रहे हैं वो अपन नहीं मानते हैं कई बार, ठीक है, तो वो अपनी क्या कर देते हैं, वो अपना पिटाईकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पिटाईकरण कर देते हैं। तो भाई साहब सरकार का कहना नहीं मान रहे थे बैंक, और बैंकों ने क्या कर दिया, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अपने पापा अपनी बात नहीं मानते तो पिटाईकरण कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, ठीक है। मतलब इन पर जब जो है ऐसे नियम रूल्स रेगुलेशन लगा दिए, और इनको सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया कि भाई साहब मेरी परमिशन के बिना ज्यादा आपको ऊपर नहीं उछलना है। मतलब जो भी काम हो ना वो तरीके से करो और लिमिटेशन में करो, यही क्या है, राष्ट्रीयकरण है। कुछ बैंक पहले नहीं माने तो उनका थोड़ा बाद में किया, और कुछ का पहले कर दिया। 14 का एक बार, 6 का एक बार किया, ठीक है। वो डेट याद रखना और वो बैंक याद रखना, ठीक है। कुछ बैंक आपस में मर्ज हो गए, उनका भी याद रखना। तो वो पूरी डिटेल तो आपको कहां पर मिलेगी, जो दूसरा वाला पार्ट है, जो ओल्ड पेपर सोल्यूशन वाला है, उसमें मिलेगी, ठीक है। वो वीडियो आई हुई है, और वीडियो देखने का कुछ मजा ही और होता है। एक बार वीडियो देख ली फिर अपने को तुरंत याद हो जाती है सारी चीजें। अब इसके बाद में आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, निजी संस्थाओं को सरकार के स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रक्रिया। कोई निजी संस्थाएं हैं उनको सरकार को स्वामित्व हस्तांतरित करने की क्या है, प्रक्रिया है, ताकि ऋण और बैंकिंग सुविधाओं का बेहतर नियंत्रण हो सके। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब सरकार का क्या हो गया बेटा, नियंत्रण हो गया। इसके बाद में आता है की पॉइंट। की पॉइंट में सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन से ईयर में कितने बार हुआ, कितने बैंकों का हुआ। प्रथम चरण में हुआ भाई साहब 1969 में 14 बैंकों का हुआ। इसके बाद में 1980 में हुआ था, और कितने बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों का हुआ था। कितना का हुआ था, 6 बैंकों का। एक तो ये डेट याद रखना, बैंक याद रखना, बैंक के नाम सेकंड वाले पार्ट में दिए हुए हैं। इसके बाद में अपना बात करते हैं इसके पर्पज क्या थे। पर्पज थे कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा। अब भाई साहब गरीब के पास में कौन जाता है, गरीब का कौन सगा है, कोई सगा नहीं है, आप भी जानते हो इस चीज का। किसान का कौन सगा है आज, किसी सर कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पहले बैंक गरीब के पास में कौन जाएगा, अमीर के पास में, कि अमीर पैसे लेगा और अमीर पैसे देगा। अब कि एक छोटा सा 500 रुपए जमा कराता है, 1000 रुपए निकालता है, वो छोटी छोटी क्रियाओं के लिए कौन करता है ये, ठीक है, यही बात होती है। तो भाई साहब उस टाइम भी गरीब के कोई सगा नहीं थे। अब इस प्रकार से ही चलता रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से इनका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे। आय की असमानताओं को कम करने के लिए और समान ऋण वितरण प्रदान करने के लिए। अब ऐसा आपको बताया कि शहरी क्षेत्रों में पैसा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने क्या होता है, ये अपने इसको कम करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, मतलब ऋण की क्या है, क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है मिड टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो जैसे 1 वर्ष के भीतर अपन दे देते हैं, जैसे केसीसी वगैरह आता है, केसीसी को शॉर्ट टर्म ही कहते हैं। और केसीसी में क्या होता है, जैसे एक फसल के लिए अपन लेते हैं, क्रॉप लोन भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म वाले को क्या कहते हैं, क्रॉप लोन भी कहते हैं, ये याद रखना। 1 वर्ष के भीतर अपन इसको चुका देते हैं, फसल ऋण भी इसको कहते हैं। फिर आता है मिड टर्म लोन, मतलब ये क्या होता है, 1 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य चुकाने वाला होता है। जैसे अपने को कोई मशीन खरीदनी है, कोई लाइव स्टॉक वगैरह है, कोई पशु वगैरह खरीद लिए, तो वो होता है मिड टर्म लोन।
इसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म, 5 वर्ष से अधिक होता है। जैसे अपन ने कोई लैंड डेवलपमेंट मतलब भूमि में कोई सुधार वगैरह कर दिया, इरिगेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, तो वो अपने क्या होता है लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें 5 वर्ष से भी अधिक टाइम लगता है, 5 वर्ष से भी क्या लगता है अधिक लगता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट बेस्ड ऑन पर्पज, मतलब उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर आता है। एक तो आता है एग्रीकल्चर लोन, मतलब कृषि में जो इनपुट्स है उनको खरीदने के लिए लोन कौन सा होता है, एग्रीकल्चरल लोन होता है। पर्सनल लोन की बात करें कि पर्सनल कोई भी जैसे शिक्षा है, आवास है, चिकित्सा है, उनके लिए कहीं ना कहीं अपन ऋण लेते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पर्सनल लोन कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत वो खुद के लिए ले रहा है। फिर आता है बिजनेस लोन, बिजनेस लोन है मतलब खुद के नया व्यवसाय या तो शुरू करना है या फिर उसको विस्तार करना है, तो उसके लिए जो लोन लेते हैं उसको बिजनेस लोन कहते हैं। इसके बाद में आता है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी या सुरक्षा के आधार पर, सिक्योरिटी या सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर होता है पहला सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि भाई साहब आप जब भी लोन ले रहे हो ना तो उसके बदले कुछ दे रहे हो, उसके बदले कुछ दे रहे हो। जैसे कि अपन बात करें कि आप बैंक से लोन लेते हो तो वहां पर कुछ कागजात वगैरह रख रहे हो, अपनी भूमि वगैरह के गहने वगैरह रख रहे हो, दैट इज सिक्योर्ड लोन। ठीक है, भूमि या सोना आप अगर रख के लोन ले रहे हो तो उसको जमानत के रूप में रख रहे हो, तो वो अपने सिक्योर्ड लोन आता है। इसके बाद में आता है अनसिक्योर्ड, मतलब कुछ भी आप नहीं दे रहे हो, ऐसे ही विश्वसनीयता के आधार पर आपको मिल रहा है, जैसे आपके दोस्त वगैरह दे दिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। इसके बाद में अपने आता है यहाँ पर कंप्लीट, और एक और मैं बता देता हूं, एक आता है संस्थागत, अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है, उसको मेरे हिसाब से बता भी सकते हो, संस्थागत और गैर संस्थागत। ठीक है, गैर संस्थागत आ जाएगा। गैर संस्थागत में क्या होता है, संस्थागत की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल, मतलब ये कहीं ना कहीं बैंक वगैरह से इनमें ऑफिशियल कार्रवाई अपने को फॉलो करनी पड़ती है। एक आता है गैर संस्थागत, गैर संस्थागत का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने को किसी संस्था की जरूरत नहीं है, अपने को अपने साथियों से मिल रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, दैट इज गैर संस्थागत। वो कौन सा होता है, गैर संस्थागत होता है। क्या होता है साथियों, गैर संस्थागत होता है। इसके अलावा आपको ओल्ड पेपर वाली वीडियो जरूर देखनी है, जो ओल्ड पेपर की वीडियो है वो आपको जरूर देखनी है। और यहां तक अपना ये क्या होता है, गेस पेपर और गेस पेपर का सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अपने सभी साथियों को अवगत करवाना है, तभी आपको इसी प्रकार से नई नई चीजें मिलती रहेगी। आगे प्री पीजीडब्ल्यू के लिए भी इसी प्रकार से आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा। और इसके साथ में इस वीडियो को, इस सेशन को अपने सभी साथियों को शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको कैसी लगी, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बने और हमारे को भी एक प्रेरणा मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।